यानी भोपाल का धड़कन रोकना, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आज बात करना चाहूँगा और आखिर में मैं अपने उद्देश्य बताऊँगा कि मैंने इसी टॉपिक को फोकस करते हुए क्यों रखा। सबसे पहले यूनियन कार्बाइड इंडिया में अपना कदम पसारता है और ये बताता है कि एग्रीकल्चर जो कि एक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा था, तो यूनियन कार्बाइड ये कोशिश करता है कि मैं अपने जो इंसेक्टिसाइड्स बनाऊंगा उससे इस देश का कल्याण करने में पूरा भरपूर योगदान दूंगा। और इंडिया गवर्नमेंट इसे परमिट भी दे देती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी थी। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, एक फोटो लगाया है मैंने, उसमें उनका एक यूनियन कार्बाइड का ये पोस्टर था, वो इंडिया में इसी को लॉन्च करते हुए अपने प्रमोशन कर रहे थे। उस समय ये जो पोस्टर है देख के एक पॉजिटिव वाइब मिलती थी हमें कि हाँ, अब एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं हम बहुत आगे जा सकते हैं। पर ये बहुत दुर्घटना का भी साबित हुआ आगे चलकर। ये जो कंपनी है वो C1 नामक एक इंसेक्टिसाइड बनाती थी जहाँ पे एक हार्मफुल केमिकल यूज किया जाता था, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत ही खतरनाक एक केमिकल होता है। जब उसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो वो CO2 और मिथाइलामाइन बनाता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। हालांकि एक अच्छे दौर के बाद एक बुरा दौर भी देखने को मिलता है। उसी तरीके से कंपनी धीरे धीरे नीचे जाने लगी, जिसको बहुत ही लॉस होने लगा और उनके जो फंड्स है वो पूरी तरीके से गिरने लगे। अब जो मिथाइल आइसोसाइनेट को बाहर देशों से मंगाया करते थे, वो अब इंडिया में बनाना शुरू कर दिए। और यही पहला रेड फ्लैग था हम हिंदुस्तानियों के लिए कि ये जो केमिकल है अब यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। और ये शुरू भी कर दिया गया, पर गवर्नमेंट इसे आदेश दे देती है कि आप इस केमिकल को यहाँ बना सकते हैं। पर उन्होंने बोला एक एवैक्यूएशन प्लान बनाया जाएगा पूरे प्रॉपर तरीके से, ताकि भोपाल के आसपास लोगों को ये बताया जाए कि ये गैस बहुत ही हार्मफुल है। और वहाँ जो वर्कर रहेंगे उनको सही तरीके से ट्रेन किया जाएगा और एक्सपीरियंस्ड वर्कर रहेंगे जो इस गैस को पूरी तरीके से भापेंगे और पता रहेगा कि कैसे प्रिकॉशन जाया जाए। पर ऐसा कुछ नहीं किया गया कंपनी के द्वारा और एक व्यक्ति की जान चली जाती है 1981 में, जिनका नाम रहता है मोहम्मद अशरफ जी। इनकी मृत्यु हो जाती है, वो गैस इनहेल कर लेते हैं, तो इनके कारण ये अपने जान गंवा बैठते हैं और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। पहला दस्तक मिल चुका था, खैर हमने उसे बार बार इग्नोर किया और आगे जो है ये जो है धीरे धीरे और गिरना शुरू हो गया ये कंपनी, जहाँ पे इनका, क्योंकि बहुत सारे कंपनी आगे आ चुके थे, उनके कॉम्पिटिटर बढ़ चुके थे इंसेक्टिसाइड्स में। और यहाँ पे एक जो व्यक्ति है उनका मैं ज्यादा बताना चाह रहा हूँ, राजकुमार केशव जी, जो कि फ्रेंड थे अशरफ जी के, जिनका मृत्यु हुआ था 1981 में। अशरफ जी ने पहले ही कह चुका था कि बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी हो सकता है, बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है हमारे हिंदुस्तान को अगर इसे रोका नहीं गया तो। केशव जी ने डिटेल से इसे स्टडी किया और अपनी रिपोर्ट पेश की, जहां उन्होंने सीएम और साथ ही साथ कंपनी के मेंबर्स को भी बताया कि बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशन जीरो माना गया है इस कंपनी में। खैर इस बात को नजरअंदाज किया गया, वो मीडिया के पास भी गए और उन्होंने अपने एक अखबार में छपाया भी, और ये कहते छपाया कि बचाइए हुजूर की शहर को, ज्वालामुखी के मुंह में है भोपाल, ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। उन्होंने ये कहा और डिजास्टर को पहले ही क्लेम कर चुके थे कि बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, क्योंकि इनके फ्रेंड की मृत्यु इसी कारण से हुई थी। खैर ये सब चीजों को इग्नोर किया गया और आखिर में इरिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी ने किस तरीके से इरिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाया। ये 3 चैम्बर होते हैं, जहां पे 2 चैम्बर में मिथाइल आइसोसाइनेट को फिल किया जाता है। 60% से अधिक मिथाइल आइसोसाइनेट को फिल नहीं करना चाहिए और नाइट्रोजन जो प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन है उसे डाला जाता है। और तीसरी जो टैंक है उसे खाली रखा जाता है इमरजेंसी के वक्त, ताकि अगर इसमें कुछ लीकेज होता है तो इसमें ट्रांसफर किया जाए। पर तीनों टैंक को फिल रखा गया था, 60% से अधिक मिथाइल आइसोसाइनेट को रखा गया। और बताना चाहूंगा रात के 9 बजे थे, 2 दिसंबर 1984 की बात है, रात के 9 बजे थे। वर्कर अपने काम डेली रूटीन में आते हैं और ये पाइप होता है उसे साफ करना चालू करते हैं पानी डालकर। वो पानी एक तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाती है, इस चैम्बर में नहीं जाती है जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो जानलेवा देती है। पर उस दिन उन्होंने देखा कि पानी दूसरी ओर से नहीं बाहर आ रहा था। उन्होंने सुपरवाइजर को जाके कहा कि एक तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा है, फिर भी लापरवाही बरतते हुए उन्होंने टी ब्रेक ले लिया और वो बोले कि अगले शिफ्ट में 12 बजे जो आएंगे वो इस चीज को देख लेंगे। 12 बजे जब आए तो माहौल बहुत बिगड़ चुका था, बहुत खराब हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर जो एक्सीड होना था दूसरी तरफ से वो पूरी तरीके से टैंक में घुसना चालू हो गया और एक जानलेवा रिएक्शन चालू हो गई। एक्सोथर्मिक इतनी जबरदस्त रिएक्शन हो रही थी कि ये अंडरग्राउंड में पैक रहता है, पूरी क्रैक आना चालू हो गई थी। और जब यहाँ प्रिकॉशंस की बात रखी गई कि क्यों हम इस गैस को नहीं बचा पाए इतनी फैक्ट्री होने के बाद भी, यहाँ पे देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन
सिस्टम होता है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है तो उसको कूलिंग करने का भी एक प्रोसेस होता है, ये जो कि 6 महीना पहले बंद पड़ा था और कंपनी के द्वारा ही बंद कर दिया गया। अब ये गैस ये काम नहीं आएगा, ये पूरी तरीके से खराब हो चुका था। अब ये जो टावर है, जो गैस यहाँ से निकल रही है, उसको हम लोग चाहे तो बर्न ऑफ कर सकते थे, जला सकते थे और गैस को फैलने से रोक सकते थे भोपाल सिटी में, पर ये भी खराब पड़ा हुआ था मेंटेनेंस के लिए। अब ये वेट गैस चैम्बर का काम ये होता है कि जो टॉक्सिक गैस होते हैं उसे अनटॉक्सिक बनाकर वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। पर बोलते हुए शर्म आएगा कि ये भी बंद रखा गया था, ये टर्न ऑफ था। पूरी तरीके से गैस जो है बनकर यहाँ से रिलीज होने लगी और भोपाल गैस में पूरी तरीके से भोपाल शहर में गैस पूरी तरीके से फैल चुका था। 12 साढ़े 12 के वक्त लोग खांसते हुए, चेस्ट पेन से, वॉमिटिंग से पूरी तरीके से धीरे धीरे अपने जान गंवाने बैठे। कई बच्चे जो सोते सोते ही अपने जान गंवा बैठे। इस तरह के लापरवाही जो कंपनी और गवर्नमेंट के द्वारा भी रखा गया। हालांकि अगर मैं ये बात करूं तो 20,000 से भी ज्यादा लोग उसमें मृत्यु पाए गए। इतने लाशें थे कि उसे उठाने वाला कोई नहीं था, इतने जानवर लोग मर गए थे कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। इसके जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ हम, जिन्होंने अपन ने जो लापरवाही बरती, इरिस्पॉन्सिबिलिटी बरती। जब केशव जी ने, जो राजकुमार जी ने जो अपने बात रखी थी, हमने उसे इग्नोर किया था। खैर आज भी उसी मोड़ पर, उसी डिजास्टर की ओर हम फिर से बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारा देश तीसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को इन्वॉल्व करने के लिए। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वाटर क्वांटिटी, जो वाटर क्वांटिटी इंडेक्स होता है, उसमें हमारा रैंक है 120 आउट ऑफ 122। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में तो सबसे लीस्ट 180 पे आते हैं हम, 180 नंबर पे है हमारा रैंक, आखिरी देशों में आते हैं हम। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा, 5th नंबर पे आता है इंडिया। खैर मैं सिर्फ नेगेटिव बात को इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से डिजास्टर जो हुआ था वो आज भी हो रहा है। आज भी एयर पॉल्यूशन के कारण दुनिया भर में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब भी कोई थर्मल पावर प्लांट लगाया जाता है तो उसमें जो एयर निकलती यानी फ्लाइंग ऐश निकलती है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन से गुजारा जाता है। जो टॉक्सिक गैस है उसे अनटॉक्सिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तभी थर्मल पावर प्लांट से CO2 गैस रिलीज हो रहे हैं। जो ऐश बचते हैं, जो फैक्ट्री से निकल रहे हैं वेस्ट, उसे नदियों में बहाया जा रहा है। आसपास के ग्रामीण उसे इंटेक कर रहे हैं, उसे पी रहे हैं। अर्थराइटिस, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे खतरे उनको हो रहे हैं। एनी हाउ कैंसर जैसे कॉज भी हो रहे हैं। इस चीज को हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरा मकसद यही था ये बताने के लिए कि आज जिस दौर में हम भाग रहे हैं, उसी दौर में फिर से एक बार दौड़ेंगे। जिस तरह भोपाल हुआ था उसी तरह हमारे साथ भी हो सकता है। मैं ये चीज आपको बताना चाहता था कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो है ये बहुत ही घातक है। हम लोग को इससे बचना होगा और ये समझना होगा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वो हो रहा है और इस अवेयरनेस को फैलाना पड़ेगा। ये सारे स्ट्रीम है, सारे लोगों को आगे आके बोलना पड़ेगा। आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं कि समुद्रों और आसमानों में फैले जहरों को मिटाना होगा। समुद्रों और आसमानों में फैले जहरों को मिटाना होगा। क्या फायदा ऐसे जीत का जो मन और तन को हरा दे? क्या फायदा ऐसे जीत का जो मन और तन को हरा दे? क्या फायदा ऐसे प्रीत का जो कल को मिटा दे? थैंक यू सो मच।